हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज को ऑफर नहीं कर सकता। इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड, सारे वीआईपी के बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। आज इंग्लिश के लिए लोग जा रहे हैं मुंबई, 3 हफ्ते के लिए 3 लाख ले रहे हो लोग। 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स। एक्चुअली एज पर रूल्स, जनरली यूजीसी के रूल के मुताबिक देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस और रेगुलर मोड में। तो जो उस्ताद की जगह पे टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, खाली एक सप्लीमेंट दौर पे हम इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसको जो है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे अलो करेंगे, फिर वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौजूद ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज प्रोफेसर शेख जिलानी सर मौजूद है। जिलानी सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है, वेलकम टू द शो। गुफ्तगू शुरू करने से पहले जिलानी सर का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहूँगा। आप करेंटली डायरेक्टर है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड वर्चुअल लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। आपका 30 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है हायर एजुकेशन की फील्ड में। जिलानी सर, अगर हम जो ऑनलाइन एजुकेशन जो आज हम देख रहे हैं, इसका जो पुराना नाम हुआ करता था एक 20 साल, इनफैक्ट 10 साल पहले भी डिस्टेंस एजुकेशन, उससे पहले जो है करस्पॉन्डेंस कोर्स क्या है, ये जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसा शुरू हुई, फिर कहाँ तक आई? जी, बहुत अच्छी सवाल है। तो मैं रिसेंटली इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, इवोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डेंस एजुकेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसका जर्नी क्या था, तो इस हिसाब से तो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में शुरुआत हुआ था 1962 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आजकल, तो उसमें जो है डिस्टेंस एजुकेशन शुरुआत हुई थी 1962 में। तो उसके बाद में हर जगह थोड़ी थोड़ी फैलती हुई करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के नाम पे चलती थी। असल में करस्पॉन्डेंस एजुकेशन क्या है कि पहले किताबों को जो है टाइप करा के, बुक्स को बना के पोस्टल में भेजते थे और पोस्टल में बच्चे पढ़ के फिर इम्तिहान लिखते थे। तो इस हिसाब से करस्पॉन्डेंस एजुकेशन चलते रहा। लेकिन बात होती इसकी इवोल्यूशन ऑनलाइन तक कैसे बढ़ी। तो ऑनलाइन एजुकेशन को जाने से पहले क्या हो गया कि लोग सोचने लगे कि भाई हम लोग 180 दिन सालाना में पढ़ा रहे बच्चों को, अब ये लोग सेम डिग्री BA BSc पोस्टल में देके एग्ज़ाम लेके डिग्री हासिल कर रही है, इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके बारे में जो है थोड़ा क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। उसके बाद में जो है गवर्नमेंट क्या करे, तो इसमें थोड़ा कॉन्टैक्ट क्लासेस बोल के इंट्रोड्यूस करी थी, यानी कि कुछ क्लासेस तो होना चाहिए इसमें। तो फिर उसको क्या करी, नाम चेंज करके डिस्टेंस एजुकेशन का नाम दी थी। तो डिस्टेंस एजुकेशन देने के बाद इंस्ट्रक्शन ये दी कि कंपलसरी क्लासेस होना चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन भी होना चाहिए। जब उस टाइम के जो हमारे तेलंगाना के प्रोफेसर जी रामिरेड्डी साहब थे, उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल लेवल में डिस्टेंस एजुकेशन बहुत फेमस हो रही है। अब वहाँ पे एक नई कॉन्सेप्ट आ रही थी, ओपन यूनिवर्सिटीज़। क्यों ना हम उस ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को इंडिया में ओपन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करे, 1982 में अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटीज़ का नाम पे एक नया यूनिवर्सिटी ओपन करे, मतलब डायरेक्ट एक ओपन यूनिवर्सिटी। पहला जो क्या था कि खाली डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स थे और वो जो है उस यूनिवर्सिटी से डिग्री देती थी। अब एक्सक्लूसिव ओपन यूनिवर्सिटीज़ आ गए थे और जैसा जैसा ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा तालिबा बढ़ते जा रहे हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे क्या करें, इसको इंटरेस्ट दिखाना शुरू करें। बाद में थोड़ी आज तक जो है 14 डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। तकरीबन 200 ड्यूअल मोड यानी कि दोनों भी कह दे रहे, रेगुलर और डिस्टेंस, 200 तक जो है डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एज ऑन डेट में। तो उसके बाद में क्या हो गया, पैंडेमिक के बाद जैसे जो है इसको आगे बढ़ते हुए ऑनलाइन एजुकेशन पे जो है उसके ऊपर तजुर्बा करते हुए आगे बढ़ी थी।
तो ये इसका एक इवोल्यूशन है एक ब्रीफ में। जी जिलानी सर, अगर हम आपने कहा 62 में तो करीब 60 साल हुए हैं 2022 तक आने तक, तो इसका जो इंडियन इकोनॉमी हो या इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो, इसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना पड़ा कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठा सके, कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके? हालांकि इसमें डिस्टेंस एजुकेशन के असल में अहमियत क्या थी, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लाना पड़ा, तो इसमें क्या देखेंगे, जब हमारे हिंदुस्तान में जब आज़ादी के टाइम में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज़ थे और 500 कॉलेजेस थे, सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज़ 500 कॉलेज। अगर वही उसी नंबर को देखेंगे आप, 950 डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है यानी कि यूनिवर्सिटी से, तकरीबन 50,000 कॉलेजेस है। इसके बावजूद भी आज गवर्नमेंट की बहुत फिक्र है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, यानी कि 18 से 23 ईयर्स के एज में जो बच्चे हायर एजुकेशन में ज्वाइन हो रहे, उनका स्ट्रेंथ बहुत कम है। यानी कि हायर एजुकेशन मतलब कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें जो एनरोलमेंट होने वाले के बच्चा है 100 में सिर्फ 27% यानी कि 27% है, 2/3 ड्रॉप हो जा रहे। तो ये एक बहुत फिक्र है कि क्यों नहीं, यानी कि ग्लोबल एवरेज देखेंगे आप, इट इज़ 29% है। और डेवलप्ड नेशन जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूके और जहाँ पे भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 70% से बढ़ के, यानी कि 100 में 70% बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे। इंडिया में एज ऑन डेट 27% है। तो इसके बारे में बहुत फिक्र कर रही थी, तो इसलिए कि बहुत से रिपोर्ट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, इसको कैसा आगे बढ़ाना चाहिए। अब गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि 27% को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें टारगेट लगाया गया है कि ये 27% को 50% 2035 तक लेके जाना, यानी कि डबल द नंबर। यानी कि आप यहाँ पे देखिए 70 साल लग गए 27% को पहुँचने के लिए, अब आने वाले 15 साल में डबल करना है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रूप है। ओनली हाईली एक्रेडिटेशन मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो मान्यता मेंटेन करते हैं, वही लोग डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहिए। हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज को ऑफर नहीं कर सकता। जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वही ऑफर करेंगे और वही के डिग्रीज को गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए सोच रही है। तो इस तरह से एक इवोल्यूशन बढ़ी थी आज़ादी के टाइम से, जो फिलहाल अब तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक लगातार कोशिश रही है। एक तरफ बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए 27% बहुत कम है, तो ग्लोबल एवरेज से हम कम है। फिर मैंने जो है पर्सनली एक यूजीसी में मतलब परमिशन लेके यूजीसी से एक सर्वे कंडक्ट करे थे, असल में क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ रहा, इतना स्लो पेस क्यों जा रहा, बच्चा असल में स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे तलबा क्या चाहते हैं हमारे से इंस्टीट्यूशंस में। तो हमने एक 10 पॉइंट्स बनाए, एक प्रोफार्मा बनाए। लर्निंग वाइल यू आर अर्निंग नंबर 1, और एट दिस टाइम लर्निंग एट डोर स्टेप्स। तो आज हम एक नया स्लोगन लेके जा रहे हैं पैंडेमिक के रूप से, एजुकेशन एट डोर स्टेप्स। बच्चा घर में बैठ के हम ऑनलाइन के ज़रिए से जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि अगले सवाल आप होंगे कि क्या पैंडेमिक के बाद क्या होगा। तो इस हिसाब से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे का जो है एजुकेशन पहुँचाना है और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मेनली स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टिंग, मेरा समरी कर दूँ कि 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी और फ्लेक्सिबल लर्निंग। ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर कोर्सेस ऑफ़र करेंगे, उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ईजीली बढ़ सकता। 2035 नहीं, उससे पहले ही हम जो 50% को टच कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी असातिज़ा है, उस्ताद है जो पढ़ा रहे, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि करिकुलम को चेंज करना, डेवलप करना। 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स, क्योंकि उनके पास में स्किल नहीं है। तो फिर हम ये स्किल कंपोनेंट कैसा करेंगे? तो ये मैं कह सकता हूँ कि एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी किस तरह करेंगे। मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में लॉ कोर्सेस इवनिंग में चलाते थे, और एक तेलुगु में एक स्लोगन था, चिट्टू किंद प्लीडर, मतलब पेड़ के नीचे जो है एक बैरिस्टर। मतलब उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे।
तो लॉ के लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंस था, कोई नहीं जा रहा था। उस तरह कोर्सेज को आज 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ लॉ कोर्सेज ऑफर कर रहे। इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड, सारे वीआईपी के बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई 20 साल पहले सेम लॉ कोर्सेज में कोई नहीं जाना चाह रहा था, इवनिंग कॉलेजेस में पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऐसा क्या मेरा के तजुर्बा कर दी कि हर बच्चा उसमें ज्वाइन जाना चाहता है, कि मिनिस्ट्रीज़ के बच्चे और जो है सेक्रेटरीज़ के बच्चे सब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या हो गया? तो मैंने स्टडी किया था, गया था रायपुर में, गया था वहाँ पे बच्चों से पूछा क्यों आके छोटे छोटे कमरे में आप जो है यहाँ पे इल्म हासिल कर रहे, पर्टिकुलरली लॉ कोर्सेज में, क्या ऐसी अहमियत है इसकी लॉ कोर्सेज की? तो वो कह रहे कि साहब हमको इसके बाद इमीडिएटली 1 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा। तो सेम प्लेसमेंट तो जब नहीं हो रहा, अब क्यों हो रहा? जब मैं वो भी सर्वे किया था, उस टाइम का जो करिकुलम था खाली CPC, CRPC, टॉट्स ये था। अब का जो करिकुलम, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस देखेंगे, उनका अलग सिलेबस है। पेटेंट राइट्स, पेटेंट्स लॉस, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन, तो इस तरह का चेंजेस लेके आए। तो मैं इसलिए कहता हूँ, ऐसे कई कोर्सेस है। साइकोलॉजी था, उस टाइम में लोग सिर्फ सिविल सर्विस पढ़ते थे, आज क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ बेटर देन MBBS डॉक्टर। सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में पढ़ना क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन वही सोशोलॉजी आज कॉरपोरेट में बहुत ज़रूरी है। 40,000 NGO से उसमें जो है 50,000 भी देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई कॉरपोरेट डिग्री जो सोशोलॉजी में नहीं मिल रहा उनको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप करिकुलम हमारे असातिज़ा चेंज करके आज के हिसाब से, जो सोसाइटी के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से आप चेंज करने लगेंगे, तो बिल्कुल एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। जिलानी सर, अगर हम एक मिथ जो चलता है ख़ासतौर पे जब रेज्यूमे के देखते हैं हम कैंडिडेट्स का, तो उसके ऊपर अगर लिखा है कि डिस्टेंस से आपने ये किया है, तो इमीडिएटली एक परसेप्शन बन जाता है कि शायद इनका कॉन्सेप्ट या इनका सब्जेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस। ये मिथ को कैसा एड्रेस करना चाहिए? क्या ये सच सही है, ऐसा होता है, या फिर जो है एड्रेस कैसा करें हम अगर ये होता है तो? एक्चुअली एज पर रूल्स, जनरली UGC के रूल के मुताबिक देर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिस्टेंस और रेगुलर मोड में। UGC सर्कुलर्स यही कहते हैं कि डिस्टेंस में करो चाहे या रेगुलर मोड में करो, डिग्री सेम यूनिवर्सिटी देता है तो उससे जो है सेम मान्यता मिलना चाहिए। लेकिन ये एक माइंडसेट है इंडस्ट्री में, यानी कि अपने गवर्नमेंट में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो वो अलग बात है। इंटरव्यू में जो बच्चा अगर नहीं कर पाता वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं हाल ही में एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। हमारे पास एक बच्चा गया था, उन्होंने BSc करके आया था, उनको 1 साल का एक कोर्स किया था हमारे पास, केमिकल एनालिसिस क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू गया था कहीं केरला में, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में उन्होंने केमिस्ट से सेलेक्ट हो गया था। वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन पास मेरे पास आया था। मैं पूछने लगा भाई आप BSc है तो आप इमीडिएट तुरंत सेलेक्ट हो गए, पोस्ट एक ही है क्या? इंटरव्यू में कोई नहीं थे क्या? नहीं साहब, 27 बच्चे आए थे। क्या उनको क्वालिफिकेशन BSc नहीं, वो लोग MSc थे, कुछ लोग PhD भी थे, लेकिन आपको ही कैसा दिया? तो बोला साहब वो आपके कोर्स के वजह से। कैसा? आपने हमको लैब्स में लेके गए, वहाँ ट्रेन कराए, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको हमको बताए थे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सब क्या होता है सब दिखाए थे हमको। उसके तजुर्बा से जितने भी सवाल आए थे मैंने आंसर किया और वो इमीडिएट खुश हो गया। मेरा डिग्री डिस्टेंस से है, रेगुलर है, कुछ भी नहीं देखे, इमीडिएट अपॉइंटमेंट आ गया मेरे को, इसलिए आ गया साहब। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे एक तो क्या है इंस्टीट्यूशन, सन इंस्टीट्यूशन के वजह से थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ये होती, ब्लेम होती, क्रिटिसाइज़ करते लोग, लेकिन अदरवाइज़ अगर इंस्टीट्यूशन सही स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे UGC के, फिर इसमें बहुत से अच्छा मौका है तो कि डिस्टेंस में एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ा सकते। तो आप हमको पूछेंगे सर आप भी डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टर है, आप कैसा कर रहे हैं? फिर ये सवाल आएगा तो इसी हिसाब से आप क्या ना कर रहे। तो मैं वही काम कर रहा हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन में जहाँ तक हो सका एम्प्लॉयबल कोर्सेज शुरू करना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, डिस्टेंस एजुकेशन में इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें। हम कहते हैं कि भाई सिलेबस हम नहीं करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है सिलेबस, हम उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। उनको एक एड ऑन कोर्स के रूप में हम जो है 1 ईयर को
जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन दिए, और जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको फिजिकली बुला के ट्रेनिंग दे रहे। तो यानी कि दोनों सुविधा दे के उनको डिग्री दे रहे, सो दैट इंटरव्यू में अच्छा सा परफॉर्म। जी सर, अगर अपन ट्रेडिशनली देखें जो डिस्टेंस एजुकेशन है, वो जैसे आप पहली बात हुई थी कि बेसिक जो कोर्सेस है बहुत सारे, ये कोर्सेस को लेकर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू डिसमिनेट किया जाता था। अब जो ख़ास तौर पर जो प्रैक्टिकल टेक्निकल कोर्सेस है, उनकी डिलीवरी कैसी होंगी और फिर उनका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, इफेक्टिवनेस कैसा रहेगा बच्चों को अब्जॉर्ब करने में कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि वो तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसा आपने कहा वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चों के पास और जो असातिज़े के पास बहुत वक्त मिलता है, फ्री टाइम बहुत मिलता, तो इसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसा हमने क्या किया, प्रोजेक्ट वर्क इंट्रोड्यूस किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कंपोनेंट जहाँ तक थियरेटिकल पार्ट वो कर सकते। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क, जैसा कि हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन में परमिशन है, तो उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बच्चों को जहाँ तक थियरेटिकल है वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम अपोलो के साथ कोलैबोरेट करें, अपोलो हॉस्पिटल तो हर जगह है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क जाके वहाँ पे करेंगे एक डिसर्टेशन पे। आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है केस स्टडीज़ की वजह से। जितने भी केस स्टडीज़ जो आर्ट्स में आ रहे हैं, अभी रिसेंटली एक इंडियन को मिला था नोबेल प्राइज़, उसमें इकोनॉमिक्स में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर केस स्टडी बनाए थे और उसको जो है एक नोबेल प्राइज़ मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सो दैट बच्चों का जो सोच में इनोवेटिव थाट्स, इनोवेटिव थिंकिंग, एक क्रिएटिव थाट्स होता, प्रोसेस होता, वो बिल्डअप होता। तो हम लोग खाली बच्चों को क्या है, पढ़ो 10 क्वेश्चन पढ़ो, इसमें 5 आते हैं 5 लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करना अपन। सर, अगर हम साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, और जो डिस्टेंस से पढ़ना या वर्चुअल पढ़ना और फिर फिज़िकल मोड में पढ़ना, ये तीनों में स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर पे एज वाइज, क्योंकि हम देखे अभी पैंडेमिक के बाद जो स्टूडेंट्स छोटी उम्र के बच्चे थे वो लोग भी जो है डिजिटल इक्विपमेंट्स लेकर गए, तो ऐसा महसूस हुआ कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब तक ये बोला करता था बच्चों को कि जो है आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहे, लेकिन अब मजबूरी बन गई कि बच्चों को भी उसके ऊपर लाना पड़ा। तो ये छोटे बच्चों में और फिर बड़े लोगों में एक इफेक्टिवनेस के हिसाब से वर्चुअल लर्निंग का क्या इम्पैक्ट रहता है? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो हालांकि अब जो है पैंडेमिक से पहले जो है ऑनलाइन एजुकेशन को कोई प्रेफर नहीं करता था। जब तक ऑनलाइन कोई बोलते नहीं, सब फिजिकल एजुकेशन होना था। पैंडेमिक के बाद क्या हो गया था, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव बट इट हैज़ बिकम मैंडेटरी। एक मैंडेटरी दौर पे ऑनलाइन एजुकेशन बन गया था, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। बच्चा बाहर नहीं जा सकता और तो असातिज़ा बाहर नहीं आ सकते, तो इस हिसाब से क्या है, धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट हो रहा था। तो अब थोड़ा ऑनलाइन एजुकेशन से एक फेमिलियरिटी आ गई, एक ईजीनेस आ गई। लेकिन आप जो सही फरमाया, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या होता, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस देखने से डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता। जैसा कि हम अपने बच्चा कंटिन्यूसली टीवी देखेंगे फिर इम्पैक्ट होगा, कंटिन्यूसली मोबाइल में गेम्स देखेगा उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो इसलिए इसका सर्वे भी हुआ था, कंटिन्यूस ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। शायद ऑल ओवर वो कंट्री में लोग यही कर रहे हैं कि इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो पैंडेमिक पीरियड में एक मैंडेटरी बन गया था ऑनलाइन, बट अब जो है ऑनलाइन एजुकेशन क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ द लर्निंग सिस्टम। तुलवा जो उस्ताद और असातिज़ा शुड बी, मतलब टीचर इज ए रियल टीचर एंड टेक्नोलॉजी शुड बी सप्लीमेंट, नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द टीचर। तो जो उस्ताद की जगह पे टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, खाली एक सप्लीमेंट दौर पे हम इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसको जो है एक सब्स्टिट्यूट के दौर पे अलो करेंगे, फिर वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो हमारे असातिज़ा से यही राय है कि वो लोग टेक्नोलॉजी को जितना अच्छे से जो यूज़ कर सकते हैं वहाँ तक यूज़ करिए एज ए सप्लीमेंट। और दूसरी बात है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक थियरेटिकल पार्ट है, लिमिटेड पार्ट है, उसको वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इसमें बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी है। उसमें फ़र्क क्या है कि अभी यूजीसी ये कहता है कि कई जगह जो है 100% ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई कह सकते हैं कि 40% कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने दे दिया। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल कहते हैं इसको,
या ब्लेंडेड मोड कहते हैं इसको। ऑनलाइन में ब्लेंडेड मोड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो इस कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो इम्पैक्ट बच्चों पे कम रहेगा। तो जितना कम लिमिटेड है ऑनलाइन और बाकी का जो है ऑफलाइन कराना चाहिए, उससे जो है इम्पैक्ट कम रहेगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी शायद 2020 हो, शायद कोठारी कमीशन हो, एक ही कहते हैं कि जो भी बच्चा जो है 10+2+3 कंपल्सरी करना है। मैं मेरा खास मशवरा है कि ऐसे शॉर्टकट्स में मत जाइए, जहाँ पे भी यूजीसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन है उसी में जाइए। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट में भी यहाँ पे भी ओनली टॉप इंस्टीट्यूशन, हाई रैंकिंग ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स डिस्टेंस और ऑनलाइन आ रहे हैं उनका नैक ग्रेडिंग अच्छा है, यूजीसी रिकॉग्निशन है, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई कहता है बीटेक ऑनलाइन डिस्टेंस में, वो बिल्कुल गलत है।